अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली इसमें हम कुछ नया नहीं करेंगे। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, पेमेंट एंड फाउंडेशन में भी पढ़ चुके हैं। तो उन कंसेप्ट्स को हम रिवाइज करेंगे। मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट आपको पता होना ज़रूरी है ताकि आपके जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप इस लेक्चर के एंड पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेटलमेंट एनालिसिस से। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटलमेंट होती क्या है? जब भी किसी सॉइल पे लोड अप्लाई होगा, जब भी किसी सॉइल एलिमेंट पे, किसी सॉइल लेयर पे लोड अप्लाई होगा, तो उसमें क्या होगा कि उसके पार्टिकल्स रीअरेंज होंगे। पार्टिकल रीअरेंज भी हो सकते हैं और अगर लोड की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो पार्टिकल जो है वो क्रश भी हो सकते हैं। और अल्टीमेटली इन दोनों फिनोमेना की वजह से, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि हमारी सॉइल जो है उसका वॉल्यूम रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ लोड की वजह से, लोड अप्लाई होने की वजह से जब भी किसी सॉइल का वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो वो जो रिडक्शन इन वॉल्यूम है उसको हम कहते हैं कि ये सेटलमेंट है। तो इसका रिवर्स प्रोसेस, अगर कोई ऐसा फैक्टर्स है, कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो उस इंक्रीमेंट को हम स्वेलिंग का नाम देते हैं। ठीक है। तो सेटलमेंट कंप्यूटेशन, उसके बाद जाहिर बात है हमने कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, कोई भी फाउंडेशन बनानी है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो सॉइल है वो इस स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल है भी या नहीं है। हमारी सॉइल इस स्ट्रक्चर के लोड को बियर कर भी सकती है या नहीं कर सकती। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रक्चर है, उसका एस्टिमेटेड लोड होता है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सॉइल की प्रॉपर्टीज भी हैं। उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारी सॉइल में कितनी सेटलमेंट आएगी। ओके। लेकिन वो जो एस्टिमेट होते हैं हमारे, वो 100% एक्यूरेट नहीं होते, प्रिसाइज नहीं होते। उसकी दो रीजन है। हमारी कैलकुलेशन जो है वो दो चीज़ों पे बेस कर रही होती है। एक तो लोड कैलकुलेशन है, स्ट्रक्चर की वजह से जो लोड आ रहा है उसकी जो हमने कैलकुलेशन की हैं, और सेकेंडली जो हमने सॉइल प्रॉपर्टीज फाइंड की हैं, जो सॉइल प्रॉपर्टीज हमने डिटरमिन की हैं, उनके ऊपर बेस कर रही होती हैं। अब अगर लोड कैलकुलेशन में कोई एरर है या कोई अनसर्टेनिटी है, जो कि होती है नॉर्मली, और जो हमने सॉइल की प्रॉपर्टीज फाइंड की हैं उन प्रॉपर्टीज में अगर कोई एरर है या कोई अनसर्टेनिटी है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली हमारी जो सेटलमेंट कैलकुलेशन की है, हमने जो एस्टिमेट लगाया है कि स्ट्रक्चर में इतनी सेटलमेंट होगी, तो वो सेटलमेंट्स कैलकुलेशन भी एक्यूरेट नहीं होती, 100% एक्यूरेट नहीं होती। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम कोई अपना थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन ज़रूर रखते हैं, ताकि अगर कोई फ्लक्चुएशन आए किसी चीज़ में, लोड में फ्लक्चुएशन आ जाती है, वाटर टेबल में फ्लक्चुएशन आ जाती है, सॉइल की प्रॉपर्टीज में कोई इशू आ जाता है, तो हमारी जो कैलकुलेट स्ट्रक्चर है वो सेफ लिमिट्स में ही रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास सेटलमेंट टाइप्स हैं, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। तो परमानेंसी के लिहाज से अगर देखा जाए तो दो टाइप्स की सेटलमेंट्स होती हैं, परमानेंट सेटलमेंट्स और टेम्परेरी सेटलमेंट्स। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या है? पार्टिकल्स जो है, आपने लोड अप्लाई किया, पार्टिकल्स अपनी जगह से रीअरेंज हो गए, मूव कर गए या क्रश हो गए, तो अल्टीमेट अब ये ऐसा प्रोसेस है जो रिवर्स नहीं हो सकता। अब जाहिर बात है कि प्रैक्टिकल कोई पार्टिकल अगर टूट गया है तो वापस से वो उसी शेप में तो नहीं आ सकता। जो कोई पार्टिकल अपनी जगह से मूव कर गया है तो वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ सकता। तो इस केस में जो सेटलमेंट होगी वो हमारी परमानेंट सेटलमेंट होगी। लोड रिमूव होने के बाद ये सेटलमेंट रिवर्स नहीं होगी, सॉइल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी, ये सेटलमेंट जो है ये परमानेंट सेटलमेंट होगी। सेकंड टाइप की जो सेटलमेंट है वो है टेम्परेरी सेटलमेंट। टेम्परेरी सेटलमेंट बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब आप लोड अप्लाई करते हैं तो दो पार्टिकल्स या सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं करते, वो एक दूसरे को इलास्टिकली कंप्रेस कर रहे होते हैं, नॉट प्लास्टिकली। इलास्टिकली कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा कि जैसे ही लोड रिमूव होगा, पार्टिकल्स वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे और अल्टीमेटली हमारी जो सॉइल है, हमारी जो सॉइल लेयर है, वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। तो ऐसी सेटलमेंट को हम टेम्परेरी सेटलमेंट कहते हैं। नॉर्मली जो लोड एप्लीकेशन की वजह से सॉइल में सेटलमेंट्स आती हैं
वो परमानेंट सेटलमेंट्स होती हैं, टेम्परेरी सेटलमेंट्स बहुत कम होती हैं, उनका मार्जिन जो है वो बहुत कम होता है। सेकंड, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स हैं मोड ऑफ अकरेंस के लिहाज से, उसमें हमारे पास इमीडिएट सेटलमेंट्स हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट है और सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट्स हैं। आपने सॉइल मैकेनिक्स में कंपैक्शन का एक टॉपिक पढ़ा था, एक टॉपिक आपने कंसोलिडेशन का पढ़ा था। तो कंपैक्शन का मतलब है कि जब आप सॉइल के अंदर एयर वाइड्स को रिमूव करते हैं, उसकी वजह से जो सॉइल का वॉल्यूम रिड्यूस होगा, उस रिडक्शन इन वॉल्यूम को हम कहते हैं कंपैक्शन। और बेसिकली कंपैक्शन ही हमारी इमीडिएट सेटलमेंट होती है। और जो सेकंड सेटलमेंट टाइप थी वो थी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। कंसोलिडेशन का मतलब है कि सॉइल के अंदर जो वाटर है, उस वाटर को आप स्क्वीज आउट कर रहे हैं, आप किसी तरह उस वाटर को पुश करके सॉइल में से निकाल रहे हैं। अब जाहिर बात है, एक सॉइल एलिमेंट है, उसमें से वाटर अगर रिमूव हो जाएगा तो उसके अंदर उतनी ही वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। उस रिडक्शन इन वॉल्यूम को, जो बेसिकली वाटर के रिमूवल की वजह से आ रही है, वाटर की एक्सपल्शन की वजह से आ रही है, उस रिडक्शन इन वॉल्यूम को हम कंसोलिडेशन सेटलमेंट कहते हैं। कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो है वो दो टाइप्स की हो सकती है, प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी भी हो सकती है। अब प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या था कि जैसे जितना आपने लोड अप्लाई किया, जाहिर बात है लोड अप्लाई करेंगे तो सॉइल के अंदर एक्सेस पोर प्रेशर जनरेट होगा। एक्सेस पोर प्रेशर जो है, इसका मतलब है कि वाटर पे उतना प्रेशर आ गया है। अब प्रेशर आएगा तो वाटर क्या होगा, उसको उस प्रेशर को अपोज करेगा, बायोन्सी फोर्स लगाएगा, तो वो जो अपोजिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी उसको हम कहते हैं कि ये एक्सेस पोर प्रेशर है। और जितना आपने लोड अप्लाई किया होता है, एक्सेस पोर प्रेशर भी उतना ही जनरेट होता है। अच्छा, तो जब आपने लोड अप्लाई किया, सॉइल में एक्सेस पोर प्रेशर जनरेट हुआ, अब क्या होगा कि वाटर जो है वो सॉइल के पोर्स में से एक्सपेल होने शुरू हो जाएगा, स्क्वीज आउट होना शुरू हो जाएगा। तो जितना आपने लोड अप्लाई किया, उतने वाटर में एक्सेस पोर प्रेशर जनरेट हुआ और उतना ही वाटर जो है वो सॉइल से निकल गया। अब जब एक्सेस पोर प्रेशर की वजह से जो वाटर निकलेगा, उस वाटर के रिमूवल के बाद क्या होगा कि हमारे सॉइल का वॉल्यूम रिड्यूस हो चुका होगा। वो रिडक्शन इन वॉल्यूम जो है वो बेसिकली वाटर की एक्सपल्शन की वजह से हुई है, इसलिए उसको हम प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट का नाम देते हैं और उसे SC से शो किया जाता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट भी बेसिकली एक्सपल्शन ऑफ वाटर की वजह से ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारा एक्सेस पोर प्रेशर नहीं होता। पोर प्रेशर जो है वो एक्सेस अमाउंट में नहीं होता, वाटर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ चुका होता है और उसके बाद पार्टिकल्स की रीअरेंजिंग की वजह से जो हमारे पास सेटलमेंट आएगी उसको हम सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट का नाम देते हैं। हमारी जो टोटल सेटलमेंट है वो जाहिर बात है बेसिकली कम्बिनेशन होगी इन तीनों टाइप्स के सेटलमेंट का। सो टोटल सेटलमेंट इज इक्वल टू इमीडिएट सेटलमेंट, कंसोलिडेशन सेटलमेंट और प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट और सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। ओके, ओके, उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ सेटलमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी की मतलब कि हमारे सेटलमेंट के एक दूसरे के रिलेटिवली उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। तो दो टाइप्स की सेटलमेंट होती है हमारे पास, यूनिफॉर्म सेटलमेंट्स और डिफरेंशियल सेटलमेंट्स। यूनिफॉर्म सेटलमेंट का मतलब है कि स्ट्रक्चर के हर पॉइंट पे इक्वल सेटलमेंट आ रही है। जैसे कि लेक्चर के स्टार्ट में आपको मैंने बताया था कि सेटलमेंट कैलकुलेशन जो है बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक जो है अप्लाइड लोड और सेकेंडली सॉइल प्रॉपर्टीज। तो अगर जहाँ पे जिस जिस पॉइंट पे अप्लाइड लोड और सॉइल की प्रॉपर्टी सेम होंगी तो जाहिर बात है वहाँ पे सेटलमेंट भी सेम होगी। लेकिन अगर किसी जगह पे लोड ज़्यादा है या सॉइल की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो गई हैं तो वहाँ पे सेटलमेंट की मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगी। तो नॉर्मली होता क्या है कि हमारे ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, एक जनरल एग्जांपल लें, तो
ना तो स्ट्रक्चर के हर पॉइंट पे लोड सिमिलर होता है और ना ही सॉइल की प्रॉपर्टीज 100% कांस्टेंट होती हैं थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। तो क्या होता है कि नॉर्मली जो हमारे स्ट्रक्चर्स में जो सेटलमेंट्स आती हैं वो डिफरेंशियल सेटलमेंट्स होती हैं। डिफरेंशियल सेटलमेंट का मतलब है कि हर पॉइंट पे सेटलमेंट जो है वो इक्वल नहीं है, कुछ पॉइंट पे सेटलमेंट ज़्यादा है, कुछ में कम है। तो अगर फर्टेलिटी के लिहाज से बात करें तो जो यूनिफॉर्म सेटलमेंट्स हैं वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होती। डेफिनेटली उनका नुकसान तो होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि अगर किसी स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्म सेटलमेंट्स प्रोड्यूस हो गई हैं तो क्या होगा कि स्ट्रक्चर एज अ होल सेटल डाउन हो गया। तो उससे क्या होगा कि सेवरेज लाइन या इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो टूट सकते हैं, डोर्स जो हैं वो स्टक होना शुरू हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो रिजल्ट्स हैं यूनिफॉर्म सेटलमेंट्स के। और सेकंड टाइप की जो हमारे पास सेटलमेंट है डिफरेंशियल सेटलमेंट, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती है। और अगर किसी स्ट्रक्चर में डिफरेंशियल सेटलमेंट प्रोड्यूस हो जाए तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स भी कर सकता है। नॉर्मली जब भी कोई फाउंडेशन डिज़ाइन की जाती है तो कोशिश यही की जाती है कि सेटलमेंट्स जो हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट्स वो मिनिमम हो ताकि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सेफ रहे। ओके, उसके बाद है हमारे पास काजेज ऑफ सेटलमेंट्स एंड रेमेडियल मेजर्स। मतलब कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से सॉइल में सेटलमेंट्स आ सकती हैं और उन सेटलमेंट्स को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम बहुत डिटेल में इनिशियल लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं, सो इसमें मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेटलमेंट्स, के सेटलमेंट की हम मैग्नीट्यूड किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मली स्ट्रक्चर में जो मोस्ट प्रोमिनेंट सेटलमेंट टाइप होती है वो कंसोलिडेशन सेटलमेंट है। एससी से इसको शो किया जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन जो है हमने सबसे पहले सब सरफेस प्रोफाइल और सब सरफेस प्रॉपर्टीज फाइंड करनी होती हैं। उसके बाद हमने अप्लाइड लोड फाइंड करना है कैसे ग्रांडे मेथड से, जो है प्री कंसोलिडेशन प्रेशर फाइंड करना है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप कंसोलिडेशन के टॉपिक में सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। सो मैं आपको ये इसकी स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप वहीं से इसको दोबारा से रीड आउट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है वो हमने एक्सटर्नल लोड फाइंड करना होता है। तो जब हमारे पास एक्सटर्नल लोड भी आ जाता है, हमारे पास सॉइल की प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं, तो हम उनको यूज़ करते हुए सॉइल में सेटलमेंट फाइंड कर लेते हैं। अब एक्सटर्नल लोड में आपको याद होगा कि हमने ये बात की थी कि जब जितनी लोड की मैग्नीट्यूड जो है वो सरफेस पे होती है, वो डेप्थ पे जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे लोड की मैग्नीट्यूड उतनी नहीं रहती, लोड की मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाती है। उसकी रीज़न क्या है कि लोड जो है वो लार्जर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है। तो उस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स थे। उसमें अप्रोक्सीमेट मेथड था, बॉजनेस मेथड था, वेस्टरगार्ड मेथड था, फ्रीडम चार्ट्स थे और यही कुछ चीज़ें थी। ओके, तो इनिशियल डेटा कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है, हमने कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैलकुलेट करना है। कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन फार्मूले हैं। उसमें एक हमारे पास ये फार्मूला है, एस सी इज इक्वल टू सी सी ओवर वन प्लस ई नॉट इंटू एच इंटू लॉग ऑफ सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा ओवर सिग्मा नॉट। ओके, और सेकंड फार्मूला जो है हमारे पास वो ये वाला है, एस सी इज इक्वल टू सी आर ओवर वन प्लस ई नॉट इंटू एच इंटू लॉग ऑफ सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा ओवर सिग्मा नॉट। और थर्ड फार्मूला जो है हमारे पास वो ये है कि एस सी इज इक्वल टू सी आर ओवर वन प्लस ई नॉट इंटू एच इंटू लॉग ऑफ सिग्मा पी ओवर सिग्मा नॉट प्लस सी सी ओवर वन प्लस ई नॉट इंटू एच इंटू लॉग ऑफ सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा ओवर सिग्मा पी। तो अब ये तीन फार्मूले हैं, तो किस केस में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं या कौन सा फार्मूला हम किस सिनेरियो में यूज़ करते हैं। उसके लिए पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि इस फार्मूले में ये जो डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए गए हैं ये क्या चीज़ है। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एस सी मीन कंसोलिडेशन सेटलमेंट, सी सी मीन कंप्रेशन इंडेक्स, ई नॉट मीन वाइट रेशो, एच मीन थिकनेस ऑफ द लेयर इन विच वी आर
ट्राइंग टू फाइंड द सेटलमेंट, उस लेयर की थिकनेस है जिसमें हम सेटलमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। उसके बाद लॉग है, सिग्मा नॉट मीन ओवरबर्डन स्ट्रेस है, डेल्टा सिग्मा एडिशनल स्ट्रेस है और सिग्मा नॉट मीन ओवरबर्डन स्ट्रेस है। तो ये चीज़ देखते क्या है। उसके बाद हमारे पास सेकंड फार्मूला था एस सी इज इक्वल टू सी आर ओवर 1 प्लस ई नॉट इंटू एच इंटू लॉग ऑफ सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा ओवर सिग्मा नॉट। इसमें बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो सेम है, सिर्फ सी आर डिफरेंट है। सी आर जो है वो बेसिकली प्री कंप्रेशन इंडेक्स होता है। ये बात आपने याद रखनी है, सी सी मीन कंप्रेशन इंडेक्स और सी आर मीन प्री कंप्रेशन इंडेक्स। और थर्ड फार्मूला जो है वो बेसिकली कम्बिनेशन है, जो पहले हमने दोनों फार्मूले देखे हैं उसमें एस सी इज इक्वल टू सी आर ओवर 1 प्लस ई नॉट इंटू एच इंटू लॉग ऑफ सिग्मा पी ओवर सिग्मा नॉट प्लस सी सी ओवर 1 प्लस ई नॉट इंटू एच इंटू लॉग ऑफ सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा ओवर सिग्मा पी। तो अब इसमें ये चीज़ें क्या है, उसके लिए हम चले जाते हैं कंसोलिडेशन के टॉपिक पे। तो हमारे पास जो ई लॉग पी कर्व होता है, बेसिकली जो कंसोलिडेशन को शो किया जाता है, जिस कर्व से शो किया जाता है उसको हम कंसोलिडेशन कर्व भी कहते हैं, ई लॉग पी कर्व भी कहते हैं, जो कि आपके सामने इस वक्त नजर आ रहा है। इस कर्व के अगर हम देखें तो इसमें तीन पोर्शन है, एक रिकम्प्रेशन है हमारे पास, उसके बाद वर्जिन कंप्रेशन लाइन है और थर्ड जो है वो रिबाउंड कर्व है। ओके, तो अब ये बेसिकली क्या चीज़ें शो कर रही हैं। जाहिर बात है कि जब भी किसी सॉइल पे लोड आएगा उसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इस कर्व में अगर आप देखें तो आपके पास एक्स एक्सिस पे लॉग पी है और वाई एक्सिस पे हमारे पास ई है। ई मीन वाइड रेशो, जो कि बेसिकली शो करती है कि हमारी सॉइल में वाइड्स कितने हैं, वाइड स्पेसिस कितनी ज़्यादा है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका रिकम्प्रेशन कर्व के स्टार्ट से। ठीक है, तो जब ये हमारे पास स्टार्ट होगा, जब कर्व स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे सॉइल में कुछ ना कुछ स्ट्रेस मौजूद है। ठीक है, उस इनिशियल स्ट्रेस को हम सिग्मा नॉट या प्रेजेंट ओवरबर्डन स्ट्रेस का नाम देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ती जाएगी, जाहिर बात है सॉइल का वॉल्यूम रिड्यूस होता जाएगा। जब सॉइल का वॉल्यूम रिड्यूस होता जाएगा तो उसकी वाइड रेशो भी रिड्यूस होती जाएगी, इसलिए ये कर्व जो है ये नीचे को आ रहा है। ओके, उसके बाद अब क्या हुआ, ये पास्ट में एक दफ़ा जो प्रोसेस हो चुका है इस पे। ठीक है, अब हम प्रेजेंट पे आ जाते हैं। प्रेजेंट में अगर हम देखें तो वर्जिन कंप्रेशन लाइन जो है ये सॉइल की प्रेजेंट कंडीशन को शो कर रही होती है। ठीक है, तो वर्जिन कंप्रेशन लाइन की अगर हम स्टार्ट पे देखें तो हमारे पास जो स्ट्रेस होगी वो सिग्मा पी होगी, या उसको प्री कंसोलिडेशन प्रेशर कहा जाता है, और या उसको हम सिग्मा वी नॉट भी कह सकते हैं, जो कि प्रेजेंट ओवरबर्डन स्ट्रेस को शो करता है। ओके, सिग्मा पी क्या चीज़ है, सिग्मा वी नॉट क्या चीज़ है, इस पे बाद में आते हैं। तो उसके बाद अगर स्ट्रेस फर्दर बढ़ती जा रही है तो क्या होगा, सॉइल का वॉल्यूम रिड्यूस होता रहेगा। जब सॉइल का वॉल्यूम रिड्यूस होता जाएगा तो उसकी वाइड रेशो भी रिड्यूस होती जाएगी, इसलिए ये कर्व जो है ये नीचे को मूव करता रहेगा। अब क्या हुआ कि एक फाइनल स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस जितनी आपने लगानी थी आपने लगा दी, सॉइल का वॉल्यूम रिड्यूस हो गया जितना उसने होना था। वो होने के बाद आपने क्या किया कि उस लोड को रिमूव कर दिया। जब लोड को रिमूव करेंगे तो जाहिर बात है कि सॉइल में जो इलास्टिक कंप्रेशन आई थी, जो कि हमने इस टॉपिक के स्टार्ट में बात की थी, जो इलास्टिक सेटलमेंट प्रोड्यूस हुई थी वो पार्टिकल जो है वो रिबाउंड करेंगे। पार्टिकल जब रिबाउंड करेंगे तो सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसकी वाइड रेशो भी इंक्रीज होगी। इसीलिए ये जो स्क्रीन पे आपको रिबाउंड कर्व नजर आ रहा है ये बेसिकली अपवर्ड मूव कर रहा है। ये शो कर रहा है कि सॉइल की जो स्ट्रेसेस हैं वो रिड्यूस हो गई हैं और जो उसमें वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया, इसलिए वाइड रेशियो जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो इस कर्व में आपने देखना है कि तीन चीजें हैं, रिकम्प्रेशन कर्व है, वर्जिन कंप्रेशन लाइन है और रिबाउंड कर्व है। तो नॉर्मली हम जो इस लेवल बीएस लेवल पे अगर हम बात करें तो हमारे पास रिकम्प्रेशन कर्व और वर्जिन कंप्रेशन लाइन की हम बात करते हैं, हम रिबाउंड कर्व पे नहीं जाते। ओके, अब उसमें हमने एक बात की थी कि प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर है एक, और एक चीज जो हमारे पास प्री कंसोलिडेशन प्रेशर है। प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर का मतलब क्या है,
जाहिर बात है आपने किसी न किसी पॉइंट पे या किसी लेयर की किसी न किसी डेप्थ पे आपने स्ट्रेस फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो जिस डेप्थ पे आपने स्ट्रेस फाइंड करनी है, जैसे अगर फर्ज करें हमने इस लेयर पे या इस पॉइंट पे स्ट्रेस फाइंड करनी है, तो इसके ऊपर जितनी भी सॉइल है, इस पॉइंट के ऊपर जितनी भी सॉइल है, उस सारी सॉइल का प्रेशर जो है या उसका वेट जो है वो इस लेयर पे एक्ट कर रहा होगा। तो विदाउट एनी फर्दर लोड, विदाउट एनी एक्सटर्नल लोड, उस सॉइल पे ऑलरेडी एक लोड एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, जिसको हम प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर भी कहते हैं, जिसको सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल भी कहा जाता है। तो अगर आपने प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर फाइंड करना है या सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल फाइंड करना है, ठीक है, तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं? ये एक जनरल रूल है, किसी भी सॉइल एलिमेंट या किसी भी सॉइल की वजह से अगर आपने स्ट्रेस फाइंड करनी है तो आप क्या करते हैं, उसके यूनिट वेट को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल का यूनिट वेट अगर गैमा है और उसकी हाइट जो है जी है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही होगी वो गैमा इंटू जी होगी। तो आप क्या करते हैं कि अगर आपने किसी भी सॉइल का प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर फाइंड करना है, तो आप देखते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर कितनी सॉइल है, उस सॉइल की डेप्थ कितनी है, और आप उस सॉइल के यूनिट वेट को उसकी डेप्थ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ओवरबर्डन स्ट्रेस आ जाएगी या प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर आ जाएगा। ये चीज़ें हम सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। ओके, सेकंड था प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। ये टर्म बहुत क्रिटिकल है और ये आपको अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर का मतलब है वो मैक्सिमम प्रेशर, वो मैक्सिमम अफेक्टिव स्ट्रेस जो कि सॉइल पे अप्लाई हो चुकी है पास्ट में, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। अब प्री कंसोलिडेशन प्रेशर जो है ये प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर के इक्वल भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, सॉरी उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इक्वल कब होगा, ज़्यादा कब होगा, ये इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई हिली एरियाज की बात कर लें, हमारे पास एक सॉइल सरफेस है, ठीक है, और क्या होगा कि लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड होगा, क्या होगा, काफ़ी सारे सॉइल मैश जो है वो उस सॉइल के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएगा। जब वो मैश उस सॉइल के ऊपर डिपॉजिट हो गया है तो क्या होगा कि जब मैश डिपॉजिट हो जाएगा तो एडिशनल स्ट्रेस एक्ट अप्लाई होगी है। तो अब क्या हुआ कि उस जो हमारी सॉइल थी उस पर जो मैक्सिमम प्रेशर एक्ट कर रहा है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो अगर हम कुछ अरसे बाद उसको देखते हैं तो उस सॉइल का प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर और वो जो मैक्सिमम स्ट्रेस उसने सफ़र की है या उसने जो फेस की है वो इक्वल होंगी, ठीक है। सेकंड सिनेरियो क्या होगा, लैंडस्लाइड आया है, कुछ अरसे में वो मटेरियल जो है वो एरोड हो गया है, रिमूव हो गया किसी भी एलिमेंट की वजह से। जब मटेरियल रिमूव हो गया है तो अब क्या हो सिनेरियो है, जो हमारे पास नीचे वाली सॉइल थी उस सॉइल ने एक एक्सट्रीम या एक मैक्सिमम स्ट्रेस जो है उसको फेस किया है। अब वो स्ट्रेस रिमूव तो हो गई है लेकिन वो सॉइल के अंदर उसकी मेमोरी में स्टोर हो चुकी है। अब उसके सॉइल का जो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, उसकी जो प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर है वो कम होगा। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह याद रखनी है। उसके बाद नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, एनसीसी सॉइल जिसको नॉर्मली कहा जाता है, और ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, ये बेसिकली इसी के साथ रिलेटेड टर्म्स हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल का मतलब है कि ऐसी सॉइल जिसमें प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर और प्री कंसोलिडेशन प्रेशर जो है वो इक्वल है या ऑलमोस्ट इक्वल है, प्लस माइनस 10% का मार्जिन होता है इसमें। और ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल ऐसी सॉइल है कि जिसमें प्री कंसोलिडेशन प्रेशर जो है वो ज़्यादा है और जो प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर है वो कम है। जैसे कि इस फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा, एक क्ले की लेयर है, उसके ऊपर दो सॉइल लेयर है और उसके ऊपर आइस एज या आइस लेयर को शो किया गया है। तो अब क्या हुआ है कि क्ले लेयर ने उस आइस के लोड को बियर किया है पहले, और उसके बाद जब आइस एज ख़त्म हुई है या जो भी एलिमेंट हुआ है तो उस आइस एज के बाद जो है वो लोड रिमूव हो गया है। अब इस क्ले ने, ठीक है, ये जो क्ले है इसने उस लोड को बियर किया है पास्ट में, इसने वो मैक्सिमम प्रेशर फेस किया है, वो मैक्सिमम प्रेशर देखा है, ठीक है।
तो अब क्या होगा कि इस क्ले लेयर पे जो प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर है वो कम होगा, और जो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर जो है वो बेसिकली उसमें आइस एज का प्रेशर भी होगा, आइस का प्रेशर भी होगा, और दो जो सॉइल लेयर्स हैं उनका प्रेशर भी होगा। और जो प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो दो आपको ब्राउन कलर की सॉइल्स नज़र आ रही हैं, इन सॉइल्स का प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो आप पहले पढ़ भी चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं अब कि हमारे पास तीन फार्मूले हैं। एक एस सी इज इक्वल टू सी सी और वन प्लस ई नॉट इंटू एच इंटू लॉग सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा ओवर सिग्मा नॉट, और सेकंड है एस सी जो है वो सी आर ओवर वन प्लस ई नॉट एच इंटू लॉग सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा ओवर सिग्मा नॉट है, और थर्ड जो है वो एस सी आर और सी सी बेसिकली रिकम्प्रेशन और कंप्रेशन इंडेक्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये कब होगा? आपने तीन स्ट्रेसेस फाइंड करनी है, सिग्मा नॉट, सिग्मा पी और सिग्मा एफ। सिग्मा एफ जो है वो बेसिकली समेशन है सिग्मा नॉट और डेल्टा सिग्मा का। ठीक है, तो सिग्मा एफ का मतलब है फाइनल स्ट्रेस, सिग्मा नॉट या सिग्मा आई का मतलब है इनिशियल स्ट्रेस, और सिग्मा पी का मतलब है प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। तो सिग्मा एफ मीन फाइनल स्ट्रेस, और ये किसके इक्वल होती है? सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा के इक्वल होती है। तो सिग्मा नॉट मैंने आपको बता दिया, किसी भी तरह का जो ओवरबर्डन प्रेशर है, जो सेल्फ वेट की वजह से जो प्रेशर आ रहा है उसको हम सिग्मा नॉट से शो करते हैं। और डेल्टा सिग्मा का मतलब है कि कोई एडिशनल प्रेशर जो है, जैसे कोई भी सॉइल लेयर है उसके ऊपर आप कोई भी स्ट्रक्चर अगर बना देते हैं, कोई भी चीज़ डिपॉजिट कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो एडिशनल स्ट्रेस आएगी उसको हम डेल्टा सिग्मा से शो करते हैं। तो ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा फार्मूला किस सिनेरियो में आपने यूज़ करना है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि आपने सिग्मा नॉट फाइंड करना है, सिग्मा पी फाइंड करना है, और सिग्मा एफ फाइंड करना है। उसके बाद आपने देखना है कि अगर सिग्मा नॉट और सिग्मा एफ दोनों की दोनों जो हैं वो सिग्मा पी से कम हो, जैसे इस कर्व में आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास सिग्मा नॉट है और ये हमारे पास सिग्मा एफ है, और इन दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सिग्मा पी से कम है। सिग्मा पी अब एक जो रफ एस्टिमेट हो सकता है वो ये है कि जहां भी इस कर्व का कर्वेचर चेंज हो रहा होगा, ये जो कर्व है हमारे पास, इसका कर्वेचर जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा वो बेसिकली सिग्मा पी को शो कर रहा होगा। तो इस कर्व के केस में जो सिग्मा पी है वो इसके ऊपर से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वहां पे जो भी मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे पास सिग्मा पी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि हमारे सिग्मा नॉट और सिग्मा एफ जो है वो सिग्मा पी से कम है या ज़्यादा है। अगर सिग्मा नॉट भी कम है सिग्मा पी से और सिग्मा एफ भी कम है, इसका मतलब है हमारी सॉइल जो है वो रिकम्प्रेशन जोन में है, वो वर्जिन कंप्रेशन लाइन पे नहीं आए, वो रिकम्प्रेशन जोन में है। तो उस केस में हमने जो फार्मूला यूज करना है वो ये रिकम्प्रेशन वाला फार्मूला होगा, जो कि है एस सी इज इक्वल टू सी आर ओवर वन प्लस ई नॉट इंटू एच इंटू लॉग ऑफ सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा ओवर सिग्मा नॉट। ठीक है, तो अगर हमारी सॉइल टोटली रिकम्प्रेशन जोन में लाई कर रही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर सॉइल टोटली रिकम्प्रेशन जोन में लाई कर रही है तो उस केस में हमारा फार्मूला जो है वो ये वाला होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो सिनेरियो हो सकता है कि हमारा सिग्मा नॉट और सिग्मा पी जो है, सिग्मा नॉट और सिग्मा पी वो सिग्मा नॉट और सिग्मा एफ जो है वो सिग्मा पी से ज़्यादा हो सकता है। अगर सिग्मा नॉट भी सिग्मा पी से ज़्यादा है और सिग्मा एफ भी सिग्मा पी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारी सॉइल जो है वो टोटली जो है कंप्रेशन जोन में लाई कर रही होगी, नॉट इन रिकम्प्रेशन जोन। इस केस में क्या होगा, हमारी सॉइल जो है वो टोटली कंप्रेशन जोन में लाई कर रही होगी। जब सॉइल टोटली कंप्रेशन जोन में लाई करेगी तो उस केस में हमारा फार्मूला जो है वो ये वाला होगा, जिसमें है कि एस सी इज इक्वल टू सी सी ओवर वन प्लस ई नॉट इंटू एच इंटू लॉग ऑफ सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा ओवर सिग्मा नॉट। तो अगर हमारी सॉइल टोटली
कंप्रेशन जोन में लाई कर रही है तो उस केस में हमारा फार्मूला जो है वो ये वाला होगा। थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है कि सॉइल जो है वो रिकम्प्रेशन और कंप्रेशन दोनों जोन में लाई कर रही है। इसका मतलब क्या है कि सिग्मा नॉट जो है वो सिग्मा पी से लेसर है और सिग्मा एफ जो है, जो कि सिग्मा नॉट और डेल्टा सिग्मा का कॉम्बिनेशन है, सिग्मा एफ जो है वो सिग्मा पी से ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारी सॉइल जो है वो रिकम्प्रेशन जोन से स्टार्ट हो रही होगी और कंप्रेशन जोन में एंड हो रही होगी। हमारी सॉइल जो है वो दोनों कर्व्स पे ट्रेवर्स कर रही होगी। उस केस में हमारा फार्मूला जो है वो ये फार्मूला होगा, एस सी इज इक्वल टू सी आर ओवर 1 प्लस ई नॉट इंटू एच इंटू लॉग ऑफ सिग्मा पी ओवर सिग्मा नॉट। ये ऊपर सिग्मा पी के ऊपर या सिग्मा नॉट के ऊपर आपको जो बार नजर आ रहा है, बेसिकली ये अफेक्टिव स्ट्रेस को शो कर रहा है। अफेक्टिव स्ट्रेस आपको पता है कि टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर जो है वो अफेक्टिव स्ट्रेस के इक्वल होता है। अफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो डिपेंड करती है कि सॉइल जो ड्राई कंडीशन में है या वेट कंडीशन में है। अगर ड्राई कंडीशन में सॉइल है तो अफेक्टिव स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस इक्वल होंगे। अगर वेट कंडीशन में है तो उस केस में जो है अफेक्टिव स्ट्रेस कम होगी, टोटल स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा होगी। अच्छा, तो इस केस में हमारे पास जो थर्ड केस बन रहा था कि सॉइल जो है वो रिकम्प्रेशन जोन में भी लाई कर रही है और कंप्रेशन जोन में भी लाई कर रही है। तो इस केस में हमारे पास जो फार्मूला है वो एस सी इज इक्वल टू सी आर ओवर 1 प्लस ई नॉट इंटू एच इंटू लॉग ऑफ सिग्मा पी ओवर सिग्मा नॉट प्लस सी सी ओवर 1 प्लस ई नॉट इंटू एच इंटू लॉग ऑफ सिग्मा नॉट माइन प्लस डेल्टा सिग्मा ओवर सिग्मा पी। सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा को सिग्मा एफ भी कहा जाता है, इसको माइंड में रखना है। एक चीज जो आपने अच्छी तरह याद रखनी है कि ये फार्मूला जो है, इसके जरिए हम जब भी किसी क्ले लेयर की सेटलमेंट फाइंड कर रहे होते हैं तो इस फार्मूले से हमें उसके सेंटर पे सेटलमेंट मिल रही होती है। जैसे कि ये हमारे पास सॉइल लेयर है, अगर हमने इस फार्मूले से इस लेयर की सेटलमेंट फाइंड करनी है तो ये हमें इसके सेंटर पे सेटलमेंट दे रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसके सेंटर पे सेटलमेंट फाइंड करेंगे, जैसे ये केस है। लेकिन इस फार्मूले में जो h होगा वो टोटल लेयर की थिकनेस होगी। ये अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, तो इस चीज को माइंड में रखना है कि जो h है वो टोटल लेयर की थिकनेस होगी, लेकिन इसके जरिए जो हमें सेटलमेंट मिल रही है वो लेयर के सेंटर पे मिल रही होगी। जब सेटलमेंट लेयर के सेंटर पे मिल रही है तो इसका मतलब है कि जब आपने ओवरबर्डन प्रेशर फाइंड करना है तो वो भी इस लेयर के सेंटर तक फाइंड करना है, वो भी इस लेयर के सेंटर तक फाइंड करना है। ये एक एग्जांपल है जिसमें आपने स्ट्रेसेस फाइंड की हैं। तो इसमें जब आप ओवरबर्डन प्रेशर फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये टॉप लेयर में अगर प्रेशर सेटलमेंट फाइंड करनी है तो क्या होगा, इस फार्मूले में h जो है वो उस लेयर की टोटल थिकनेस होगी, लेकिन जब ओवरबर्डन स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उस स्ट्रेसेस में हम जो स्ट्रेस है वो इसके सेंटर तक फाइंड कर रहे होंगे। ये चीज़ अच्छी तरह माइंड में रखनी है, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको उसमें भी समझ आ जाएगी। अच्छा, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। हमने तीन फार्मूले देखे हैं, तीन डिफरेंट सिनेरियोज के लिए देखे हैं। अगर सॉइल जो है वो टोटली रिकम्प्रेशन जोन में लाई कर रही है तो हमने ये सी आर वाला फार्मूला यूज करना है। अगर सॉइल जो है वो टोटली कंप्रेशन जोन में लाई कर रही है तो हमने सी सी वाला फार्मूला यूज करना है। और अगर सॉइल जो है वो रिकम्प्रेशन और कंप्रेशन दोनों जोन में लाई कर रही है तो हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो एक दफा इसको अच्छी तरह देख लो ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या चीज है। ओके, उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, उसमें क्या है कि a consolidation test is performed on a representative samples taken from a 12 meter thick clay layer and following parameters were obtained। सिग्मा पी हमें बता दिया गया है, सी आर बता दिया गया है, सी सी बताया गया है और ई नॉट बताया गया है। उसके बाद दो सिनेरियोज हैं। फर्स्ट सिनेरियो क्या है कि इफ द एग्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर इफ द एग्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर एट द सेंटर ऑफ क्ले लेयर जो है वो 130 kP है। यहाँ पे भी उसने वही बात की है
कि एग्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द क्ले। अगर वो 130 kPa है और एडिशनल प्रेशर जो है वो 220 kPa है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपने टोटल प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट फाइंड करनी है। अब सिनेरियो क्या है हमारे पास, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर 190 kPa है और प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर जो है 130 kPa है, और सिग्मा एफ जो है, सिग्मा एफ बेसिकली आपको मैंने बताया था कि डेल्टा सिग्मा और सिग्मा नॉट का कॉम्बिनेशन होगा। तो डेल्टा सिग्मा हमारे पास 220 kPa है, तो सिग्मा एफ जो है वो 350 kPa हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, सिग्मा नॉट 130 है, सिग्मा पी 190 है और सिग्मा एफ जो है वो 350 है। मीन सिग्मा नॉट सिग्मा पी से लेसर है और सिग्मा एफ जो है वो सिग्मा नॉट से सिग्मा पी से ज्यादा है। जब ये सिनेरियो बनेगा तो उस केस में हमारी सॉइल जो है वो रिकम्प्रेशन और कंप्रेशन दोनों जोन्स में लाई कर रही है। जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर सिग्मा नॉट सिग्मा पी से लेसर हो और सिग्मा एफ जो है वो सिग्मा पी से ज्यादा हो तो हमारी सॉइल जो है वो दोनों जोन्स में लाई कर रही होती है। तो इस केस में हमारी सॉइल जो है वो दोनों जोन्स में लाई कर रही है, तो इसलिए हमारे पास जो प्राइमरी कंसोलिडेशन का फार्मूला होगा वो जी वाला होगा, SC is equal to CR over 1 plus E naught into H into log of sigma P over sigma naught plus CC over 1 plus E naught into H into log of sigma naught plus delta sigma over sigma P। तो फार्मूला आपके पास है, CR की वैल्यू भी गिवन है, E नॉट भी गिवन है, H जो है H भी गिवन है 12 मीटर, इसकी थिकनेस दी गई है, और सिग्मा पी भी पता है आपको, सिग्मा नॉट भी पता है, सीसी भी पता है। तो इस फार्मूले में आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप अभी इसको सॉल्व करके देखो कि आंसर आपके पास ठीक आता है या नहीं। इसमें एक चीज़ जो आपने अच्छी तरह माइंड में रखनी है कि ये जो स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेसेस हमेशा सेम यूनिट में होनी चाहिए। मीन प्री कंसोलिडेशन प्रेशर है, फाइनल प्रेशर है, एडिशनल प्रेशर है या प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर है, ये सारे के सारे प्रेशर्स या ये सारी की सारी जो स्ट्रेसेस हैं ये सेम यूनिट में ही होनी चाहिए। और उसके बाद जिस यूनिट में आप ये हाइट पुट कर रहे हो, लेयर थिकनेस जिस यूनिट में पुट करोगे आपका आंसर भी उसी यूनिट में आ रहा होगा। अगर आपने हाइट मीटर में पुट की है तो आपका आंसर मीटर में आएगा, अगर आपने हाइट मिलीमीटर में पुट की है तो आंसर मिलीमीटर में आएगा। इसी तरह अगर सेंटीमीटर या फीट किसी भी यूनिट में आप हाइट पुट कर रहे हैं तो आपका आंसर भी उसी यूनिट में आएगा। यूनिट का अच्छी तरह ख्याल रखना है। तो आपके पास 3 मिनट है, ये फार्मूला जो है इसको यूज करके तो आंसर जरा चेक करो कि क्या होता है। ओके, तो इसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपके पास सोल्यूशन है। जिस तरह आपको मैंने बताया, सिग्मा पी जो है वो 130 kPa है, सिग्मा पी जो है वो सिग्मा नॉट जो है 130 kPa है, सिग्मा पी जो है वो 190 kPa है, और सिग्मा एफ या जो सिग्मा नॉट और डेल्टा सिग्मा का समेशन है वो 350 kPa है। इसका मतलब है कि हमारी सॉइल जो है वो कंप्रेशन और रिकम्प्रेशन दोनों जोन्स में लाई कर रही है। जब सॉइल दोनों जोन्स में लाई कर रही होगी तो हमारे पास जो फार्मूला है वो ये वाला यूज किया जाता है। तो इस फार्मूले में आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसमें हाइट जो है मिलीमीटर पुट की गई, 12 मीटर हमें दी गई थी तो उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास हाइट जो है वो 12,000 मिलीमीटर होगी। तो जब हाइट 12,000 मिलीमीटर आ गई है तो हमारे पास जो टोटल कंसोलिडेशन सेटलमेंट आएगी इस लोड की वजह से वो 508.78 मिलीमीटर होगी। इसको फ्री टाइम में सॉल्व करके देखना है कि आंसर इतना ही आ रहा है या उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। ओके, तो ओके, तो उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल पे आ जाते हैं जो कि बेसिकली इस टॉपिक की सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। ओके, तो एग्जांपल क्या है कि बेसिकली हमारे पास दो सॉइल लेयर्स हैं, एक डेंस सैंड है और एक मीडियम स्टिफ नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है। ठीक है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर है और जो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर है वो इक्वल है। ठीक है,
तो इसके जब हम कंसोलिडेशन सेटलमेंट का फार्म फाइंड कर रहे होंगे, जो फार्मूला यूज करेंगे तो बेसिकली वो सी वाला फार्मूला होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। इस केस में हमारा जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट का फार्मूला होगा वो ये वाला होगा। फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, तो ये सिनेरियो हमारे पास डेंस सैंड है जिसकी थिकनेस जो है वो 20 मीटर है, उसके टॉप के 2 मीटर जो है वो ड्राई कंडीशन में है और उसके नीचे जो है 18 मीटर है वो ग्राउंड वाटर टेबल में सबमर्ज्ड है। उसी तरह नीचे हमारे पास नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है जिसकी थिकनेस, लेयर की थिकनेस जो है वो 20 मीटर है और ये सारी की सारी ग्राउंड वाटर टेबल के अंदर सबमर्ज्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, a large oil storage tank 100 meter in diameter is to be constructed on soil profile shown above। ठीक है, ये soil profile है आपके पास। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि एवरेज डेप्थ ऑफ द ऑयल इन द टैंक इज 20 मीटर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल इज 0.92 मीटर। तो कंसोलिडेशन टेस्ट फ्रॉम द क्ले लेयर रिवील्ड द फॉलोइंग पैरामीटर्स। कंसोलिडेशन टेस्ट हमने परफॉर्म किया क्ले लेयर पे, तो उसमें से हमें जो पैरामीटर्स मिले हैं वो ई नॉट 1.1 है, सी सी 0.36 है, गैमा सैचुरेटेड जो है वो 115 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है और सी वी जो है वो 0.86 मीटर स्क्वायर पर ईयर है। सी वी जो है आपको याद होगा कंसोलिडेशन के टॉपिक में हमने टाइम रेट ऑफ सेटलमेंट जब फाइंड किए थे तो उसमें हमने ये सी वी यूज किया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ फार्मूला। ओके, ये हमारे पास टाइम रेट का ऑफ कंसोलिडेशन का फार्मूला है, तो इस फार्मूला का आपने अच्छी तरह देख लेना है। ठीक है, स्लाइड नंबर भी अच्छी तरह नोट कर लें ताकि बाद में जब आप रिवाइज करें तो आपको पता हो कि मैंने किस स्लाइड से क्या बताया था। अच्छा, तो उसके बाद है कि एस्टिमेट द टोटल एंड डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ द टैंक, नेग्लेक्ट एनी सेटलमेंट इन द सैंड एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम अस्यूमिंग। दो हमारे पास सिनेरियो उसने दिए हैं। पहला सिनेरियो ये है कि उसने कहा है कि कंसोलिडेशन जो है क्ले लेयर के मिडल पे हमने फाइंड करनी है डेफिनेटली, और पूरी लेयर को हमने सिंगल लेयर कंसीडर करना है। ठीक है, ये जो 20 मीटर की क्ले लेयर है इस सारी लेयर को हमने सिंगल लेयर कंसीडर करके इसके सेंटर पे हमने सेटलमेंट फाइंड करनी है। जो सेकंड सिनेरियो वो बता रहा है वो ये है कि डिवाइडिंग द क्ले लेयर इनटू 4 और 5 सब लेयर्स एंड कंप्यूट द सेटलमेंट ऑफ ईच लेयर, आल्सो कंप्यूट द टाइम रेट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, तो सेकंड जो उसने प्रोसीजर बताया है, जो सेकंड क्राइटेरिया बताया है, उसमें उसने कहा है कि हमने क्ले लेयर को 4 मीटर ईच के 5 लेयर्स में डिवाइड करना है। वो डिवाइड करने के बाद हमने हर लेयर में इंडिविजुअली सेटलमेंट फाइंड करनी है और हमने उसको एट द एंड कंपेयर करके बताना है कि जब हमने क्ले लेयर को एज सिंगल लेयर कंसिडर किया था तब सेटलमेंट कितनी आ रही थी, और जब हमने उसको जो है मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड करके हर लेयर पे सेटलमेंट फाइंड की और उसके बाद उसको सम करके हमने देखना है कि उसकी सेटलमेंट कितनी आ रही है। ओके, तो फार्मूला आपको मैंने बता दिया है। अच्छा, इसमें उसने ये भी कहा है कि हमने डिफरेंशियल और सॉरी टोटल सेटलमेंट और डिफरेंशियल सेटलमेंट फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि हमने इस ऑयल टैंकर के नीचे जो है इसके सेंटर पे भी सेटलमेंट फाइंड करनी है और हमने ये भी देखना है कि इसके कॉर्नर्स पे सेटलमेंट कितनी आ रही होगी। अगर हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर पे जाएं दोबारा तो उसमें एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि ये चीज़ है, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो भी लोड होगा उसकी वजह से जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड है, उस लोड के सेंटर पे सबसे ज़्यादा होगी, जैसे कि इस फिगर में शो हो रहा है। उस लोड के सेंटर पे मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है और जैसे ही जैसे हम सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं तो लोड की स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। इसी तरह अगर वर्टिकल प्लेन में देखें तो जिस पॉइंट पे लोड एक्ट कर रहा है वहाँ पे स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगी और जैसे जैसे हम डेप्थ की तरफ जाते जाएंगे स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड जो है वो रिड्यूस होती जाएगी, जैसे आपको इस फिगर में नजर आ रहा है।
तो वही चीज़ वो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने टोटल सेटलमेंट भी फाइंड करनी है इसकी, और डिफरेंशियल सेटलमेंट भी फाइंड करनी है। टोटल सेटलमेंट में हम क्या करेंगे, इसके सेंटर पे हम जो है स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, उस मैग्नीट्यूड को यूज़ करते हुए स्ट्रेस सेटलमेंट फाइंड कर लेंगे, और फिर इसके कॉर्नर पे भी हम सेटलमेंट फाइंड करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि सेंटर में और कॉर्नर पे जो सेटलमेंट है उसका डिफरेंस क्या होता है। जैसे आपको मैंने अभी अभी बताया है कि जो लोड है उसके सेंटर पे स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाते हैं स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, तो इस फार्मूले में अगर आप देखो, जैसे ये फार्मूला दिया हुआ है, ये फार्मूला है, इसमें ये डेल्टा सिग्मा एडिशनल लोड को शो कर रहा है। ठीक है, तो इससे एक चीज़ क्लियर आपको नज़र आएगी कि जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा कंसोलिडेशन सेटलमेंट बढ़ती जाएगी, लोड कम होता जाएगा कंसोलिडेशन सेटलमेंट रिड्यूस होती जाएगी। तो ऑयल टैंकर की हम बात करें, जैसे ये है, तो इसके सेंटर पे स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगी, और कॉर्नर पे स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड जो है वो सबसे कम होगी। इसका मतलब है कि इसके सेंटर पे जो स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड है, सॉरी, इसके सेंटर पे जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट है वो सबसे ज़्यादा होगी, और इसके कॉर्नर पे जो है कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो है वो सबसे कम होगी। ओके, तो इसके सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। इसके प्रॉपर्टीज़ को, क्वेश्चन स्टेटमेंट को अच्छी तरह दोबारा एक दफ़ा रीड कर लो, तो उसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। एक क्वेश्चन स्टेटमेंट आपके सामने है। 100 मीटर डायमीटर का स्टोरेज टैंक है, जिसमें ऑयल की जो हाइट है वो 20 मीटर है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 0.92 मीटर है। ये इसको ज़रा अच्छी तरह देख लो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें बताई गई है, ऑयल का यूनिट वेट नहीं बताया गया। तो यूनिट वेट हमने कैसे फाइंड करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूज़ करते हुए, वो अभी हम सोल्यूशन में आपको मैं बताता हूँ। तो बाकी प्रॉपर्टीज अच्छी तरह देख लो, स्नैरियोज देख लो। हमने टोटल सेटलमेंट फाइंड करनी है और डिफरेंशियल सेटलमेंट फाइंड करनी है, और दो प्रोसीजर हमने यूज़ करने हैं। एक फर्स्ट प्रोसीजर ऐसा होगा कि जिसमें हमने क्ले लेयर को कंसोलिडेशन जो है पूरी लेयर को सिंगल लेयर कंसिडर करके फाइंड करनी है, और सेकंड सिनेरियो जो है वो ये है कि हमने क्ले लेयर को 4 और 5 लेयर सब लेयर्स में डिवाइड करना है, हर लेयर की हमने सेटलमेंट फाइंड करनी है, और एट द एंड हमने देखना है कि वो जो मल्टीपल लेयर्स में हमने डिवाइड करके टोटल सेटलमेंट फाइंड की है उसमें, और जो हमने सिंगल लेयर कंसीडर करके हमने सेटलमेंट फाइंड की है उसमें क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। फार्मूला आपके सामने है। तो अगर हमने कंसोलिडेशन सेटलमेंट फाइंड करनी है तो हमारे पास सीसी होना चाहिए, टी नॉट होना चाहिए, एच होना चाहिए, और सिग्मा नॉट हमें पता होना चाहिए, डेल्टा सिग्मा पता होना चाहिए, और सिग्मा नॉट पता होना चाहिए। तो सी सी कंप्रेशन इंडेक्स है, गिवन है, ई नॉट हमें पता है, एच जो है लेयर ऑफ थिकनेस ऑफ क्ले लेयर है वो भी हमें पता है, और सिग्मा नॉट जो ओवरबर्डन प्रेशर है वो हमने कैलकुलेट करना है। इसी तरह जो डेल्टा सिग्मा है, एडिशनल स्ट्रेस जो है, एक्सटर्नल लोड जो है वो भी हमने कैलकुलेट करना है। ओके, तो सोल्यूशन पे आ जाते हैं हम। तो ये पहला सिनेरियो है कि हमने पूरी लेयर को एक सिंगल लेयर कंसीडर करना है। ठीक है, पूरी की पूरी क्ले लेयर जो है उसको हमने एक सिंगल लेयर कंसीडर करना है, जिसकी हाइट जो थिकनेस है वो 20 मीटर है, एंड assuming sand above ground table is saturated due to capillary reaction। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा है कि जो 2 मीटर की सैंड लेयर है, ये देखें वाटर टेबल तो इस पॉइंट तक है, इस डेप्थ तक है। ठीक है, तो इसके ऊपर वाली जो सॉइल सैंड लेयर है उसको हमने एज्यूम कर लिया है कि ये भी सैचुरेटेड कंडीशन में। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करना है। अगर आप इसको एज्यूम नहीं भी करते तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आंसर में खास डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द क्ले लेयर वो क्या होगा। आपको मैंने बताया था कि इस फार्मूले से जब हम किसी भी
क्ले लेयर में कंसोलिडेशन सेटलमेंट फाइंड करते हैं तो वो बेसिकली उस क्ले लेयर के सेंटर पे हमें सेटलमेंट बता रहा होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हमने क्ले लेयर के सेंटर पे सेटलमेंट फाइंड करनी है तो हमने जो ओवरबर्डन प्रेशर है वो भी इसके सेंटर तक ही फाइंड करना है। तो इसके सेंटर पे अगर हम देखें तो कौन कौन सी सॉइल का प्रेशर आ रहा है, इसके ऊपर ये जो डेंस सैंड है इसका प्रेशर आ रहा होगा, और उसके बाद जो इसके नीचे ये टोटल लेयर की थिकनेस 20 मीटर है, और हाफ अगर थिकनेस हम लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाफ ही ली जाएगी, तो हाफ थिकनेस जो है वो 10 मीटर है। तो इस पॉइंट पे जो स्ट्रेसेस हैं वो दो साइज की वजह से आ रही होंगे, 20 मीटर की जो डेंस सैंड है उसकी वजह से, और जो 10 मीटर की कंसोलिडेटेड क्ले है उसकी वजह से। ओके, तो जब हम ओवरबर्डन प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, ये टॉप की 2 मीटर सॉइल थी, जैसे ये क्ले लेयर है, ठीक है। ये टॉप की जो 2 मीटर की क्ले लेयर है इसका यूनिट वेट हमने एज्यूम कर लिया था कि ये भी सैचुरेटेड है। तो जब एज्यूम कर लेंगे इसका ये भी सैचुरेटेड है, इसका यूनिट वेट भी 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होगा। इसकी वजह से जब हमने स्ट्रेस फाइंड करनी है तो क्या होगा, इसके यूनिट वेट को इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो हमने क्या किया, यूनिट वेट को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। जो सेकंड सॉइल है ये 18 मीटर की सैंड लेयर जो है, ठीक है। इसको अगर आप देखो तो ये सबमर्ज्ड कंडीशन में है, ठीक है। तो जब भी सॉइल सबमर्ज्ड कंडीशन में होगी तो उसका यूनिट वेट हम टोटल यूज नहीं करते, उसका हम सबमर्ज्ड यूनिट वेट यूज करते हैं। उसकी अगर हमें स्ट्रेस फाइंड करनी है तो टोटल यूनिट वेट को यूज करके स्ट्रेस फाइंड नहीं की जाती, उसका सबमर्ज्ड यूनिट वेट यूज करके स्ट्रेस फाइंड करते हैं। तो टोटल यूनिट वेट इसका 18 है। सबमर्ज यूनिट वेट आपको पता है कि गैमा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गैमा सैचुरेटेड माइनस गैमा वाटर। मेन सबमर्ज यूनिट वेट जो है वो सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये उस लेयर की हाइट है 18 मीटर और उसका यूनिट वेट जो है वो 18 माइनस 9.81, ठीक है। 18 जो है वो सैंड लेयर का यूनिट वेट है और 9.81 जो है वो बेसिकली वाटर का यूनिट वेट है। तो इस तरह से हम जो है डेंस सैंड की जो लेयर है, जो सबमर्ज्ड कंडीशन में डेंस सैंड है, उसकी वजह से भी हम स्ट्रेस फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद जो थर्ड हमारे पास सिनेरियो आ रहा है वो क्ले लेयर है। क्ले लेयर है 10 मीटर की उसकी थिकनेस है और ये भी डेफिनेटली सबमर्ज कंडीशन में ही होगी। तो क्ले का यूनिट वेट हमारे पास 15 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है। जब इसकी वजह से हमने सेटलमेंट स्ट्रेस फाइंड करनी है तो क्या होगा, इसकी हाइट 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाय सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ द क्ले लेयर जो कि 15 माइनस 9.81 होगा। तो एट द एंड इस सब को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 235.5 kPa हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगी, ठीक है। ये तो था कि हमने ओवरबर्डन स्ट्रेस कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। इस फार्मूले में अगर हम देखें, सीसी भी हमें अब पता है, ई नॉट भी गिवन था, एच हमें पता है 20 मीटर है क्योंकि हमने पूरी लेयर को सिंगल लेयर कंसीडर कर रहे हैं, और सिग्मा नॉट भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमने चीज़ रह गई है वो है डेल्टा सिग्मा, ठीक है। अब हमने डेल्टा सिग्मा कैलकुलेट करना है। डेल्टा सिग्मा एडिशनल स्ट्रेस है। ये जो ऑयल टैंकर हमने कंस्ट्रक्ट किया है इसकी वजह से जो स्ट्रेस होगी वो डेल्टा सिग्मा होगी, ओके। और उसके आपको मैंने ये बताया था कि किसी भी मटेरियल की वजह से अगर हमने स्ट्रेस फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं कि उसके यूनिट वेट को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस केस में यूनिट वेट नहीं दिया गया, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई गई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 0.92 है और उसकी हाइट जो है वो 20 मीटर है। तो अगर हम किसी तरह से ऑयल का यूनिट वेट फाइंड कर लें तो हम इसकी वजह से जो एडिशनल स्ट्रेस होगी उसको भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है बेसिकली रेशियो होती है किसी भी मटेरियल के यूनिट वेट के यूनिट वेट ऑफ वाटर से। अगर फार्मूले के लिहाज से देखें तो GS इज इक्वल टू या G इज इक्वल टू गैमा ऑफ एनी मटेरियल, गैमा m कह लो इसको, डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ W। तो अगर हमने मटेरियल का यूनिट वेट फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को वाटर के यूनिट वेट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस मटेरियल का
यूनिट वेट पता चल जाएगा। सोल्यूशन पे अगर हम आए तो हमें यही चीज़ नज़र आती है कि कॉन्टैक्ट प्रेशर, ठीक है, ऑयल टैंकर यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट किया है, इस पॉइंट पे ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है वो कितना होगा, हाइट ऑफ ऑयल टैंकर 20 मीटर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट ऑफ ऑयल। यूनिट वेट ऑफ ऑयल जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर के इक्वल है। ये हमने फाइंड किया तो हमारे पास आ गया 180.5 kPa। अच्छा, ये हमने कॉन्टैक्ट प्रेशर फाइंड कर लिया, ठीक है, और हमने स्ट्रेस फाइंड करनी थी क्ले लेयर के सेंटर पे। इस पॉइंट पे हमने स्ट्रेस फाइंड करनी है, और जो हमने कॉन्टैक्ट प्रेशर फाइंड किया है 180 kPa वो बेसिकली इस पॉइंट पे है, ठीक है। आपको मैंने ये बताया था कि जैसे जैसे सॉइल में हम डेप्थ पे लोड का इफेक्ट देखते जाएंगे तो वैसे वैसे लोड की इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। कितनी कम होती जाएगी उसके लिए डिफरेंट हमारे पास चार्ट्स थे, ठीक है, फैडम चार्ट्स हम यूज करते हैं। तो उस फैक्ट चार्ट्स को यूज करके हमें ये पता चल जाता है कि किस डेप्थ पे लोड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसके मैग्नीट्यूड 180 kPa, और हमने ये फाइंड करना है कि क्ले लेयर के सेंटर पे जो जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसके मैग्नीट्यूड कितनी होगी। उसके लिए इन्फ्लुएंस फैक्टर फाइंड किया जाता है, आई फाइंड किया जाता है। ये चार्ट है, स्लाइड नंबर इसको अच्छी तरह नोट कर लो, 32 है, ठीक है। तो जो सर्कुलर लोड्स हैं उसके लिए हम ये चार्ट यूज करते हैं, ओके। तो इसमें हमारे पास ये इन्फ्लुएंस वैल्यू है, ये डेप्थ जी ओवर आर नॉट रेशियो है, और ये जो डिफरेंट कर्व्स हैं ये स्मॉलर आर ओवर आर नॉट को शो कर रहे हैं। तो बेसिकली जी जो है वो डेप्थ है जिसपे हमने स्ट्रेस फाइंड करनी है, आर नॉट जो है जो सर्कुलर लोड है उसका डायमीटर है। जैसे इस केस में हमारे पास अगर ऑयल टैंकर का डायमीटर 100 मीटर है तो इसका रेडियस जो है वो 50 मीटर होगा, ठीक है। और स्मॉलर आर जो है वो बेसिकली उस पॉइंट को शो कर रहा है जिस सेंटर से उस डिस्टेंस को शो कर रहा है जिस डिस्टेंस पे हमने स्ट्रेस फाइंड करनी है। तो अगर हमने ऑयल टैंकर के सेंटर के बिल्कुल नीचे इस पॉइंट पे अगर हमने इन्फ्लुएंस फैक्टर फाइंड करना है तो इस केस में स्मॉलर आर की वैल्यू जो है वो 0 होगी और कैपिटल आर जो है वो 50 होगा। अगर हमने इसके कॉर्नर पे स्ट्रेस फाइंड करनी है तो इस केस में स्मॉलर आर जो है 50 मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि स्मॉलर आर जो है वो लोड के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट पे हमने स्ट्रेस फाइंड करनी है। तो इस केस में स्मॉलर आर जो 50 मीटर होगा, कैपिटल आर भी 50 मीटर होगा, और इन चार्ट्स को यूज करते हुए आपने जो है इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। इन्फ्लुएंस फैक्टर आपको याद होगा, हम जब सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं कि बेसिकली हमें ये बताता है कि उस स्पेसिफिक डेप्थ पे कितनी स्ट्रेस जो है वो ट्रांसफर हो रही है। मीन जैसे ये 80% का इन्फ्लुएंस फैक्टर है, इसका मतलब है कि जो कॉन्टेक्ट पॉइंट था या जो टॉप पॉइंट था वहां पे स्ट्रेस 180 kPa थी, उसका 80% जो है वो 30 मीटर की डेप्थ पे ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। उसका 30% जो है, सॉरी 80% जो है वो 30 मीटर की डेप्थ पे ट्रांसफर हुआ है, जैसे जी आपके सामने लिखा हुआ है। इसी तरह अगर हमने कॉर्नर पे जो हमने स्ट्रेस फाइंड करनी थी वो हमारे पास आई की वैल्यू 40% है, तो 180.5 का जो 40% है वो 72.2 kPa है। इससे ये हमें पता चलता है कि इस लोड के सेंटर पे 30 मीटर की डेप्थ पे जो स्ट्रेस है वो 144 kPa है, और इसके कॉर्नर पे जो स्ट्रेस है वो 72 kPa है। अब हमारे पास डेल्टा सिग्मा की वैल्यू भी आ गई है और सिग्मा नॉट की वैल्यू भी आ गई है। इस फार्मूले में हमें जो जो पैरामीटर्स चाहिए थे वो सारे के सारे हमारे पास आ चुके हैं। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास कंसोलिडेशन सेटलमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने डिफरेंशियल सेटलमेंट भी फाइंड करनी है और टोटल सेटलमेंट भी फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं कि सेंटर पे हमने फाइंड करना है तो क्या करेंगे, डेल्टा सिग्मा जो सेंटर पे जो स्ट्रेस थी वो वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेंटर पे सेटलमेंट कितनी आ रही है। इसी तरह अगर हमने कॉर्नर पे स्ट्रेस फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि
जो डेल्टा सिग्मा की वैल्यू कॉर्नर के लिए आ रही थी, पेरिफेरी के लिए आ रही थी, वो वैल्यू पुट करेंगे। दोनों वैल्यूज हमने पुट की। सेंटर पे हमारे पास जो सेटलमेंट है वो 712 मिलीमीटर है, 712 मिलीमीटर है, और जो कॉर्नर पे जो सेटलमेंट है वो 398.2 मिलीमीटर है। टोटल सेटलमेंट 712 मिलीमीटर है। डिफरेंशियल सेटलमेंट जो है वो क्या होगा, सेंटर पे जो सेटलमेंट है माइनस जो कॉर्नर पे सेटलमेंट है, उनको दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास डिफरेंशियल सेटलमेंट है। तो इस तरह से करके आप टोटल सेटलमेंट भी फाइंड कर सकते हैं और डिफरेंशियल सेटलमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद बी पार्ट है, हमने सॉइल को मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड करना है और हर लेयर पे थिकनेस, हर लेयर पे सेटलमेंट फाइंड करनी है, और एट द एंड उसका हमने समीशन देखना है कि हमारी सेटलमेंट जो है वो कितनी आ रही है। ये आपकी एक असाइनमेंट है, इसको आपने खुद कैलकुलेट करके देखना है, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किस किस बच्चे ने सॉल्व किया, और ये मैं खुद चेक करूँगा कि आपने सॉल्व किया हो या नहीं किया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू और अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।